हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटिकल के यानी कि आपकी राजनीतिक विज्ञान के 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी जस्ट 15 मिनट के अंदर। और यह मेरा आप सबके साथ एक छोटा सा प्रॉमिस है कि यह रटवा दूंगा आप सबको, यानी कि आप चाहकर भी भूल नहीं पाओगे इन चीज़ों को। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो पहले तो यह क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, संविधान के किस संशोधन में, संशोधन का मतलब आप करेक्शन मान सकते हैं, करेक्शन, ठीक है। बेसिक रूप से बता रहा हूँ मैं। भाषा के आधार पर यानी कि लैंग्वेज के आधार पर राज्य का पुनर्गठन यानी कि पुनः दोबारा से कुछ निर्माण करना, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1956 में, 7वें जो संविधान संशोधन है उसके अंदर हुआ था। थोड़ा सा और अगर हम इसको गहराई से समझें, जो हमारा संविधान है वह लिखा गया, कितना टाइम लगा आपका? 2 साल 11 महीने 18 दिन। सब कुछ रूल रेगुलेशन हमें लिखकर एक किताब के अंदर, एक बुक के अंदर दे दिए गए। काफ़ी मोटी बुक है वो, वैसे आजकल काफ़ी शॉर्ट में भी दी गई है, जो कि राहुल गांधी जी लेकर चलते हैं संविधान के नाम से। तो एक बुक है जिसके अंदर सब कुछ लिखकर दे दिया गया, और संविधान लागू हो जाता है 26 तारीख पहला महीना 1950 को। इसके अंदर पूरे एक देश को चलाने के लिए जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं हर एक फील्ड से रिलेटेड, वो इस किताब के अंदर लिखे गए हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आई? दिक्कत तब आती है जब उसके अंदर अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते हैं, यानी कि करेक्शन होते हैं। कैसे? जैसे कि यह मैंने एक कुछ पीडीएफ बना दी, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद अगर इसी पीडीएफ को खोल कर मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और ऐड कर दूंगा तो इसको बोलते हैं करेक्शन, और संविधान की भाषा में इसको बोलते हैं संविधान संशोधन। समझ में आ गया? तो कितनी मतलब वह कौन से नंबर का था? तो 7वीं बार ऐसा कार्यक्रम किया गया था, यानी कि ऐसा किया गया था, तो इसको बोलते हैं 7वां संविधान संशोधन। और यह कब हुआ था? 1956 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो एक आया है, तो एक तो आएगा ही हमारे क्वेश्चन में। तो 1951, एक मतलब कि एक साल के बाद ही 1950 में संविधान लागू होता है, तो 1951 में ही पहला संविधान संशोधन होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के हिसाब से कि भाषा के आधार पर राज्य बने थे, तो सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य को बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी उसकी डिटेल भी दी गई है कि कितने राज्य बनाए गए थे। 1956 की बात करें, 7वें संविधान संशोधन की बात करें, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। यह बहुत बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन, ईजी है लेकिन काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं। यह दोनों डेटा याद रख लीजिएगा, 14 और 6, 14 और 6 क्या थे? 14 राज्य और 6 क्या थे? आपके केंद्र शासित प्रदेश। कैसे याद रखोगे? 14 को आधा कर दीजिए 7, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, 6 यहाँ पर भी है 1956 के अंदर। ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो 2-3 बार आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसके बाद आपके मुँह जुबानी हो जाएंगी वो सब चीज़ें। और इसमें कुछ खास बात है नहीं, वही है कि 1953 में एक आयोग तैयार किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट की, और 1956 में यह पूरा एक कानून पास किया गया था। चलिए अब बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट कमेटी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि इसके चेयरपर्सन कौन थे? तो आपके थे बाबा साहब, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आपका राइट आंसर तो ये हो गया। अब बताता हूँ आपको, ये समिति वो जो वर्ड है, यह है एक्चुअल में कौन सी समिति थी, कब बनाई गई थी? देखिए, जो भारत का संविधान है जब बना नहीं था ये, ठीक है, तो 1946 में, एक बार स्टार्टिंग से शुरू कर लेता हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए 1946 में एक जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वह यह तो मान गए थे कि अब हम भारत पर और ज़्यादा रूल नहीं कर पाएंगे, यानी कि भारत को हम गुलाम नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं वो लगातार, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, लगातार फाइट्स कर रहे थे, लगातार अपनी आवाज़ें उठा रहे थे, और एक टाइम आज ऐसा आ गया 1945 के बाद कि वो झुक गए। कौन? आपके अंग्रेज, यानी कि आपके ब्रिटिश लोग। तब 1946 में क्या होता है, हमारे भारत की तरफ से भी आवाज़ उठाई जाती है कि आप लोग तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन हम अपने देश को कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए हमें एक संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, 1946 में
ब्रिटेन से, यानी कि जो अंग्रेज होते हैं, वो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर एक मिशन भेजते हैं। उस मिशन के अंदर 3 लोग थे, क्रिप्स मिशन भी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्या थे वो 3 लोग थे। वो 3 लोग क्यों आए थे? उनका मुख्य कार्य था कि एक कैबिनेट बनाई जाए जो कि आपके संविधान को तैयार करेगी, जो आपका संविधान पूरे देश में आगे चलकर लागू होगा वह तैयार करेगी। तो उसका नाम दे दिया गया संविधान सभा। तो इस संविधान सभा के अंदर हमारे तमाम प्रकार के लोग थे, जैसे कि महात्मा गांधी जी भी उसके अंदर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि आगे चलकर देश के पहले प्रधानमंत्री बने वो भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बाबा साहब थे, और भी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी, जो उस समय पर मुख्य व्यक्ति थे, वो सभी इसी के अंदर थे। ठीक है, बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तब जब संविधान सभा बन गई, यानी कि एक कमेटी बन गई, तब हमें काम सौंप दिया गया कि अब आप आपका संविधान लिखिए। हमें टाइम भी दे दिया गया कि आपके पास टाइम ही टाइम है, अब आप लोग संविधान लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमें यह काम दिया गया कि आप अब संविधान लिख सकते हो, तब इसकी हमारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने छोटी छोटी कैटेगरीज बना दी, छोटी छोटी कैटेगरीज, और इन्हीं कैटेगरीज को समिति बोलते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को काम दे दिया गया कि भारत का झंडा, जिसको हम तिरंगा बोलते हैं, वह कैसा होगा, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई कि इसका काम ये व्यक्ति करेंगे। भारत के अंदर जितने भी रूल रेगुलेशंस होंगे, जैसे कि जो संघ है, जो सेंटर है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें चलेंगी, इसका भी काम एक व्यक्ति को दे दिया गया। जो हमारे मौलिक अधिकार रहेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए जो कि एक आम नागरिक को पता चल सके, उसके अधिकार होने चाहिए, तो यह भी एक व्यक्ति को इसका एक समिति दे दी गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी समितियां बनी। तो उन्हीं में से एक समिति थी आपकी ड्राफ्ट कमेटी, यानी कि आपकी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आपके बाबा साहब, यानी कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब भारत आज़ाद हो जाता है और आज़ादी के ठीक बाद जब इस पूरे देश को चलाने के लिए पहले मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जी हाँ गठन किया जाता है, तब उसके अंदर विधि मंत्री थे हमारे भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री यानी कि कानून मंत्री थे हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे ये। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं जो अन्य समितियां थी, जो अन्य कमेटीज थी। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति यानी कि संचालन, यानी किसी चीज़ का, कोई चीज़ काम कैसे करेगी, यानी सुचारू रूप से उसको चलाए रखना, तो वो कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। और देश का राष्ट्रपति हमारा पहला नागरिक होता है। हमारे भारत का अगर पूछ ले जाए कि भारत का पहला नागरिक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश का पहला नागरिक होता है। तो अगर देखा जाए तो एक प्रकार से वही देश को रन करता है। ठीक है, तो संचालन, किस प्रकार से संचालन कार्य किया जाएगा, यह था किसके पास? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। संघीय संविधान समिति, देखिए संघीय, कुछ केंद्र का वर्ड यूज हो रहा है, आप आगे पढ़ोगे संघ और राज्य 2 वर्ड पढ़ोगे। मैं यहाँ पर संघ को केंद्र से मान के चलता हूँ। तो केंद्र को पूरा कौन चलाता है? आपका प्रधानमंत्री। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक वर्ड संघ आपको यहाँ पर भी नजर आएगा, तो इसको भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आता है आपका मौलिक अधिकार संबंधी समितियां। देखिए मौलिक अधिकार, जब भारत आज़ाद हो गया था तब यहाँ पर क्या थे? काफ़ी राजे महाराजे, राजे रजवाड़े हुआ करते थे, देसी रियासतें उनको बोलते हैं। कुछ देसी रियासतें ऐसी थी जो ना तो भारत में शामिल होना चाहती थी, ना ही पाकिस्तान में। स्पेशली जम्मू कश्मीर चाहते थे कि हम खुद से एक अलग हमारा राज्य अस्तित्व में आए। राज्य मतलब कि खुद का एक अलग देश हो, तो वो यही चाहते थे। लेकिन तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद अपना अधिकार समझा इस चीज़ को कि भारत अपना है, तो इनको एक साथ बांध कर रखना है। तो अधिकार किसने समझा था? अगर आपको ध्यान हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसी वजह से मौलिक अधिकार से संबंधित जो समितियां वह वल्लभ भाई पटेल के पास रहेंगी। इसके बाद आता है राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज देखिए, वैसे तो राष्ट्र ध्वज को हर वर्ष 15 अगस्त पर पीएम साहब, पीएम जो देश के होते हैं, तो वो लाल किले से फहराते हैं। लेकिन हम रिलेट करेंगे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए राष्ट्र ध्वज एक प्रकार से हमारे देश की जो प्रथम निशानी होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर हम कहीं विदेश में परफॉर्म कर रहे हैं
किसी भी चीज़ के लिए हमारे पास एक ही इकलौता सबूत होता है कि वी आर इंडियंस, वो क्या होता है, हमारा तिरंगा झंडा। तो इस वजह से उसको हम सबसे ऊपर रखते हैं, यानी कि नंबर 1 पर रखते हैं। और नंबर 1 पर कौन होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक मौलिक अधिकारों संबंधी 2 उप समितियां भी थी आपकी, जो एक मौलिक अधिकार से और दूसरी अल्पसंख्यक से। तो अल्पसंख्यक में आपका एच.सी. मुखर्जी रहेगा और मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति में आपका जे.वी. कृपलानी रहेगा। यह आप याद कर लेना। इसके बाद तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और कब से कब तक? 1952 से 1962 तक ये रहे हैं। मैंने 1952 क्यों लिखा? क्योंकि 1951-52 में पहली बार हमारे आम चुनाव होते हैं। तो इसी वजह से यह जो एक 10 साल का टाइम था, तो इसमें ये उपराष्ट्रपति रहते हैं। और ठीक इसके बाद हमारे देश के दूसरे ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर एस यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इन्हीं के जो जन्म दिवस है, 5 सितंबर को इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस को हम शिक्षक रूप में मनाते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनका जन्म 1888 में होता है 5 सितंबर को। मृत्यु 1975 में, लगभग 87 ईयर्स की एज में इनकी डेथ होती है। ठीक है, तो पहला उपराष्ट्रपति हमने देख लिया, यही दूसरे राष्ट्रपति बने, और हमने पहले राष्ट्रपति के बारे में भी जान लिया। अब हम बात करते हैं कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहा। तो एक ही प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। कार्यवाहक का क्या मतलब होता है? जब किसी भी वजह से प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रहते और जब तक कोई दूसरा प्रधानमंत्री उस गद्दी पर, उस सीट पर ना आ जाए, उस पद पर ना आ जाए, तब तक टेम्परेरी तौर पर जिसे रखा जाता है उसको बोलते हैं कार्यवाहक। तो 27 मई 1964 को क्या होता है, 27 होता है शायद डेट। 1964 में क्या होता है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपने चेयर पर, अपने मतलब कि जो उनका पद है, तो पद पर रहते हुए उनकी डेथ हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री ही थे उस टाइम पे, इसी वजह से बोल रहा हूँ कि वो कुर्सी पे थे। तब क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो इनको बुलाया जाता है, किसको? आपके गुलजारी लाल नंदा को। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा को बुलाया जाता है जस्ट 13 दिनों के लिए, लगभग आपका 8, 9, 10 मई, जून तक बुलाया जाता है, आपका जून 1964 तक। ठीक है, इसके बाद 11 जून को बनते हैं आपके दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और उनकी ताशकंद समझौते में डेथ हो जाती है। पता नहीं वो डेथ नेचुरली थी या फिर जो भी एक्सीडेंटल सिस्टम तब रहा। उसकी जब उनकी डेथ हो जाती है तब भी जस्ट 13 दिनों के लिए यही दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं। तो लगातार ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, और ये एकमात्र एक ही व्यक्ति है जो अब तक इस प्रकार से प्रधानमंत्री बना है। तो कौन है वो? गुलजारी लाल नंदा। 2 बार बने हैं, दोनों बार 13-13 दिनों के लिए बने हैं। एक बार 1964 में बने हैं और एक बार 1966 में बने हैं। इनके 13 दिनों के बाद फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी पद पर आती हैं। अगर हम बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री की, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, कब से कब तक? 1947 से 1964 तक, लगभग आप 17 साल बोल सकते हो। एग्जैक्टली आपका 17 साल नहीं था, लगभग आपका 16 साल 10 महीने और 18 दिन ऐसा कुछ रहेगा, लेकिन आप 11 साल मोटा मोटी बोल सकते हो। पहली की बात करें या फिर एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो वह थी आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत देश में बनने वाली एक ही लेडी प्रधानमंत्री हुई हैं। आज तक कोई भी दोबारा ऐसी महिला नहीं हुई जो कि प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच पाई हो। तो एक ही हुई है जिसका क्या नाम है? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की बात करें तो लगभग 15 सालों तक ये प्रधानमंत्री रही है, लेकिन ये लगातार नहीं रही, अलग अलग टाइम पीरियड्स में ये रही है। अगर हम सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के लड़के थे और 1944 में इनका जन्म होता है। 1942 में जन्म होता है अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के एक लाजवाब सदी के महानायक हैं। तो ये इनके ही दोस्त थे। तो 2 साल का इनकी एज के अंदर गैप है, लेकिन ये दोनों दोस्त थे। 1942 में होता है अमिताभ बच्चन का, और 1944 में जन्म लेते हैं राजीव गांधी।
किसके लड़के थे ये? इंदिरा गांधी के। अब देखिए, जब इनकी माता जी की डेथ हो जाती है, किसकी? इंदिरा गांधी की, तो 1984 के अंदर इनकी डेथ होती है। तब यह गद्दी पर आते हैं कौन? राजीव गांधी। तो यह भारत के 6वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। 1984 से और 1944 से 84-85 का वो टाइम था, तब लगभग ये 40 साल के थे। तो आज तक भारत के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे कम उम्र के पूछ ले जाए तो आपका जवाब रहेगा राजीव गांधी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के बारे में, जिनका नाम है मोरारजी देसाई। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखिए, पहले इसका क्या मतलब होता है कि पहले गैर कांग्रेसी, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए, दूसरे हुए, तीसरे हुए, तो ये हमारे लगातार कांग्रेस पार्टी से ही बनते आ रहे थे। लेकिन जो हमारे चौथे प्रधानमंत्री हुए, जिसका क्या नाम था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, तो ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, ये थे आई थिंक आपकी जनता पार्टी से। कौन? आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, तो चौथे प्रधानमंत्री थे भारत देश के, लेकिन ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। अगर हम बात करें कि लगातार तीसरी बार बनने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल, जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं अब तक, तो उनमें पहला नाम आता है आपका, लगातार की बात हो रही है तो उनमें पहला नाम आता है आपका जवाहरलाल नेहरू का और दूसरा नाम आता है नरेंद्र मोदी का। वैसे तो इंदिरा गांधी भी 3 बार प्रधानमंत्री बनी है, 3-4 बार प्रधानमंत्री वो बनी हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लगातार नहीं बनी। हाँ, 1966-67 से और 77 तक वो लगातार रहती हैं, लेकिन इसके बाद जब वो दोबारा से आती हैं तब क्या होता है, 1980 के आसपास, जनवरी 80 के आसपास, जब वो लास्ट टाइम 4-4.5 साल, अक्टूबर 31 अक्टूबर को उनकी डेथ होती है, 31 अक्टूबर 1984 को, तब जो यह लगभग 5 साल, 4.5 पौने 5 साल रहती हैं, तो 10 साल वो और 4-5 साल ये 15 साल, लेकिन ये कंटिन्यूसली नहीं रही। देश से बाहर मृत्यु किस प्रधानमंत्री की हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी हुई थी। ताशकंद समझौता में इनकी मृत्यु हुई थी और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको यह बातें याद रखनी है। 66-67 का वो टाइम था, काफ़ी परिस्थितियाँ गंभीर थी, क्योंकि हम पहले ही 1962 का एक युद्ध झेल चुके थे। 1965 का एक युद्ध हमने देखा था और फिर उसके बाद 1971 का युद्ध भी हमें बुलावा दे रहा था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर को। अगर आप सिर्फ यही मानते हैं कि 2 अक्टूबर को सिर्फ गांधी जयंती होती है, तो आप जान लो कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को ही होती है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्रियों का शहर होता है आपका प्रयागराज, जो कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। इस शहर से देश के लगभग 7 प्रधानमंत्रियों का नाता रहा है। कहाँ से? प्रयागराज से। तो इसका मतलब यही है कि देश के 50% से ज़्यादा प्रधानमंत्री यूपी से निकले हैं। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए, संचालन चलाना था यह है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इसके थे राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति, यहाँ पर संघ देखिए, यहाँ पर संघ देखिए आपको दोनों जगह, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको कर देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकार किसके थे? आपके वल्लभ भाई पटेल के दिया है भी हमने देखा। राष्ट्र ध्वज हमने राजेंद्र प्रसाद, सब ऊपर देख लिया। ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति हमने ऊपर ही देख लिया है, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वह है आपकी प्रतिभा पाटिल। यह इनकी तस्वीर है और इनका टाइम पीरियड कहाँ लिख दिया मैंने, 2002 से 2007 इनका टाइम पीरियड रहा है। किसका? प्रतिभा पाटिल जी का। और ये देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। कौन? प्रतिभा पाटिल जी। एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1947 में ही राष्ट्रपति बन गए थे और कब तक रहे? 1962 तक रहे। इसके बाद बनते हैं हमारे दूसरे राष्ट्रपति, जिनका क्या नाम था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, लेकिन यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान अभी राष्ट्रपति की बात करें तो अभी तो द्रौपदी मुर्मू जी है। अगर आप वीडियो को बाद में देखें तो उसके हिसाब से आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यही आगे चलकर दूसरे राष्ट्रपति बने। अगर प्रथम सिख राष्ट्रपति की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह आपके प्रथम राष्ट्रपति रहे, सिख।
अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की बात करें तो ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे ये। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करें, द्रौपदी मुर्मू। अब तक भारत देश के अंदर कितनी महिलाएं राष्ट्रपति के पद पर पहुंच चुकी हैं? 2। पहली कौन थी? यह रही तस्वीर, प्रतिभा पाटिल जी। दूसरी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी 2022 से लगातार राष्ट्रपति के पद पर हैं। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद 52 है, जो 52, वो कहता है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। जो राष्ट्रपति का 54वां जो संविधान के अंदर अनुच्छेद है वो बोलता है कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा। लेकिन 55 में वो बताते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर कैसा होगा, क्या होगी वो प्रक्रिया। 56 में बताते हैं कि जो इसका पद है राष्ट्रपति का, उसका कार्यकाल कितना होगा। वैसे 5 साल होता है, आप सबको पता भी है। 57 में बताते हैं कि दोबारा से भी वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जा सकता है। और कितनी बार चुना जा सकता है भारत के अंदर? अनलिमिटेड टाइम। यूएस के अंदर 2 बार चुना जा सकता है। और 58 अनुच्छेद बोलता है कि उसकी योग्यताएं क्या होगी। उसकी योग्यताएं वैसे क्या होती हैं, जैसे कि कम से कम आप 35 साल के हो तभी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। आप किसी सरकारी नौकरी पे ना हो, या आप किसी भी प्रकार से सरकारी लाभ ना ले रहे हों। अगर ले रहे हों तो आपको रेजिग्नेशन लेटर आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके ऊपर कोई भी इलीगल रूप से कुछ भी मुकदमा, एफआईआर, यह सब नहीं होनी चाहिए। तो यह होती है। एज क्या होती है? नहीं, एज का कोई मैक्सिमम एज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया। 35 साल है जो कि आपकी बिल्कुल कम होनी चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये उस टाइम पे गृह मंत्री भी थे जब भारत का पहला मंत्रिमंडल का गठन होता है। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस टाइम पे प्रधानमंत्री पद मिल सकता था या उनको बनना चाहिए था। इसके पीछे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं, अगर आपका किसी का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। इसके बाद भारत की पहली और एकमात्र प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी। सबसे अधिक कार्यकाल किसका रहा? आपका जवाहरलाल नेहरू का। यह रहा इनका टाइम, 16 साल 9 महीने, लगभग 17 साल। इसके बाद आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो ब्रिटेन में हुई थी और ब्रिटेन से ही हमने इसको एडोप्ट किया है। संसदीय शासन प्रणाली यानी कि जो आपका शासन होगा वो संसद के टाइप से होगा। वहाँ पे एक आपकी लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, जिसको हम संसद बोलेंगे। उसके मेंबर्स को हम सांसद बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम मोटा मोटी देखें कि हमने किस देश के संविधान से क्या कुछ लिया है, ये एक तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लो, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये आप क्या बोल दो कि एडोप्ट किया है, लिया है। बता देता हूँ, जब हमने अपना भारत देश का संविधान लिखा, वही अगेन एक बार और बता देता हूँ, जो हमारी संविधान सभा थी यानी एक कमेटी बनाई गई थी, उसको काम दे दिया गया कि आप संविधान लिखिए। संविधान का मतलब क्या था कि हमारा देश किस प्रकार से चलेगा, वो सब चीज़ें आप एक बुक के अंदर लिख दीजिए। आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो वो चीज़ें लिखी गई तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं था, यानी कि हमने उसमें अपनी तरफ से रूल रेगुलेशन नहीं लिखे। तो कहाँ से लिखे फिर साहब? हमने दूसरे देशों के संविधान को, वहाँ पर क्या नियम हैं, क्या कानून हैं, उन सबको पढ़ा और जो भी चीज़ें हमने अच्छी लगी तो हमने उनको वहाँ से उठा के अपनी बुक में लिख दिया। इसको बोलते हैं वहाँ से लिया गया है, वहाँ से एडोप्ट किया गया है, ठीक है। या फिर आपको वर्ड मिलेगा कि वहाँ से प्रेरित है, यानी कि वहाँ से प्रेरणा मिली। प्रेरणा क्या मिली? हमने तो डायरेक्ट उसको ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये ब्रिटेन है, संसद वर्ड जब भी आपको नज़र आए तब आपको ब्रिटेन के साथ जाना है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से ही ली है। इसके साथ साथ दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? संविधान के अंदर संशोधन। कैसा कि जैसे अब संविधान बन चुका है, उसके अंदर कुछ भी अमेंडमेंट यानी कि उसके अंदर कुछ भी करेक्शन करना है, तब आप क्या करोगे? जो यह एक प्रक्रिया है कि इस प्रकार से कुछ भी अमेंडमेंट होगा, तो यह पूरी प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भाग नंबर 20 है जो हमारा संविधान का, उसके अंदर यह बातें लिखी हुई है। और आपका आर्टिकल यानी कि आपका अनुच्छेद नंबर 368 है, 368, उसके अंदर इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के संविधान में जर्मनी के वीमर संविधान से जर्मनी के वीमर से
आपातकालीन शक्तियाँ ले गई हैं। यानी कि जब भारत में एमरजेंसी लग जाएगी, इमरजेंसी लगती है, वैसे लगी है पहले भी 1960 66 के 1960 नहीं 1976 में लगी थी। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी लगेगी, यह भी हमने दूसरे देश से लिया है। किस देश से ले गया है? जर्मनी से। याद कैसे करोगे? देखिए, इमरजेंसी लगना, अगर इमरजेंसी लग गई, आप लोगों के बहुत सारे अधिकार बंद कर दिए जाएंगे, ठप कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे। आपको ज़्यादा अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, आप घरों से भी बहुत कम निकल पाओगे। तब आपके पास मनी कहाँ होगी? कैसे आपके घर का कार्य चलेगा? तो मनी, अगर आपको जर्मनी, है ना, यहाँ से याद कर लेना। अगला, भारतीय संविधान में ब्रिटेन से, वही बात है जो हमने देखा कि ब्रिटेन से क्या क्या लगे कि संसदीय वर्ड आपको नजर आए तो यहीं पर जाना है। कानून का शासन, यह भी यहीं से ले गए। विधायी प्रक्रिया का क्या मतलब है? जो आपके विधायक होंगे उनकी जो प्रोसेस है। एकल नागरिकता, कि जैसे कि एकल नागरिकता का क्या मतलब है? जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ और मैं भारतीय भी हूँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास दो दो चीज़ें हैं बताने के लिए कि आई एम इंडियन और आई एम ए हरियाणवी। तो मैं जहाँ भी अगर कहीं रिप्रेजेंट करूँगा खुद को, तो मैं यही कहूँगा कि मैं इंडियन हूँ, आप भी यही कहोगे, है ना। तब हमारे पास जस्ट एक है। यूएस के अंदर क्या है? वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, दोहरी। वहाँ पर एक आपकी देश की, कंट्री की, और दूसरी आपकी स्टेट्स की। कैबिनेट प्रणाली, यह भी यहीं से ली गई है। सांसद हैं तो कैबिनेट भी वहीं से होगी। विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार यहीं से लिए गए हैं। द्वि सदन, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा है, वो भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, जिसको आप डीपीएसपी बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपके कहाँ से 36 से 51 तक हैं आपके, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 में है ये। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आज का हमारा लेक्चर यहीं पर हम रोकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट, टीचिंग स्टाइल, पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका तो आपको ही फ़ायदा है। टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप आपकी जो स्टडी है उसको अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से आप चला पाओगे। देखिए, द टीचर्स यूट्यूब चैनल लगातार आप लोगों के लिए ही काम कर रहा है। नो डाउट कि इसमें मेरा खुद का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तभी आई थिंक मैं आपको एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाने में सक्सेस हो रहा हूँ। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि द टीचर्स के साथ जुड़ जाइए अगर आप जुड़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप नीचे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम भी वही है, टेलीग्राम भी वही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछते भी हैं कि सर आपके कॉन्टैक्ट्स कहाँ पे हैं, कमेंट में आता है। तो कॉन्टैक्ट्स हमारे टेलीग्राम पर, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, तब आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्पेशली मैसेज भेज सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है। इंस्टा पे आप भेज सकते हो। ये दो ही माध्यम है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। इसके साथ आपकी कोई एडवाइस हो या आपको कुछ स्पेशली पीडीएफ वगैरह, कुछ वीडियोज कंटेंट अगर आपको चाहिए, तब भी आप नो डाउट कि आप कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छे से कांटेक्ट कर लिया करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हो, सीख रहे हो। मैं भी खुद एक सीख भी रहा हूँ, तो लर्निंग हमेशा चलती रहेगी, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए चलेंगे। अब लास्ट में जाते जाते मैं यही कहूँगा, आपकी स्टडी से, यानी कि आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप सोच भी नहीं सकते कि आप खुद की, आपके परिवार की, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनकी, एक समाज की, आप कितना बदलाव उसके अंदर कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं लाइफ में, उन्होंने पता नहीं क्या क्या देख लिया होता है, और काफ़ी बार गलत कदम भी उठा बैठते हैं। देखिए, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंटेंट अच्छा लग रहा है, यहाँ से पढ़ लीजिए। किसी और यूट्यूब चैनल पे, किसी वेब पे, किसी वेबसाइट पे, किसी आपको ऐप पे, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, जहाँ से भी आपको, किसी टीचर से, आपके फ्रेंड से, कहीं से भी, जहाँ से आपको अच्छा लगे कि यह ठीक वैसा ही समझा रहा है, वैसा ही टीच करवाते हैं जैसा मैं चाहती हूँ या फिर जैसा मैं चाहता हूँ, तो टीचर्स मिल जाएंगे नो डाउट। लेकिन आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। स्टडी एक ऐसा यंत्र है
जो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है कि हमें काफ़ी देर समझ में आता है, या कोई हमारा आस पड़ोस से कोई मामे का लड़का, बुआ का लड़का, कोई भी लड़की लग जाता है, तब हमें लगता है कि यार वो तो लग गया, उसकी किस्मत अच्छी है। शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं। दो चीज़ें हैं, या तो आप किस्मत को मान लो, या फिर ये मान लो कि किस्मत भी होती है लेकिन आपके हाथ में होता है कर्म। खाली किस्मत के भाग्य के भरोसे कभी मत बैठना, कर्म करो। कर्म आपका क्या है कि आपको हर दिन पढ़ना है, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जितना भी आपसे टाइम मिल पाता है। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपकी दिक्कत नहीं होती। काफ़ी बार चीज़ें थोड़ी लेट समझ में आती हैं, लेकिन इतना ही है कि जहाँ से जो भी कंटेंट आपको मिले पढ़ते रहिए और ख़ुद के ऊपर विश्वास रखिए। क्योंकि अगर आप विश्वास खो देंगे तो आप खाली ये मत सोचो कि आप खुद का नुकसान कर रहे हो, आप आपके परिवार का भी पूरा नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आपके अंदर जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप अच्छे से कोई काम कर ही नहीं पाओगे, किसी के साथ नज़रें मिला ही नहीं पाओगे। जो आपके अधिकार हैं, जिसके अभी ऊपर हम बात भी कर रहे थे वीडियो में आपके, तो आप अधिकारों से वंचित रह जाओगे। अगर स्पेशली कि आप एक लड़की हो तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जो भी आपके अधिकार हैं उनको जानो, पढ़ो। पढ़ने पढ़ने वालों की दिक्कत हो सकती है, पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो जैसे जैसे आप इस यूट्यूब चैनल पे आते हो, ट्रस्ट दिखाते हो, आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा से हैं। ट्रस्टवर्दी कार्य करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि 2 दिन में कोई वीडियोज या कुछ पैसे यहाँ से बना के निकल गए, कुछ ऐसा नहीं होता। एक लॉन्ग फॉर्मेट के लिए चल रहे हैं। लर्निंग हमें अच्छी लगती है, पढ़ाना भी अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई कि आप पढ़ते रहिए, हमेशा आपके साथ हैं। अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए, और आपको एक दिन 101% इतनी खुशी होगी कि आप यकीन करो कि उस दिन आप कमेंट करके खुद दोबारा से कमेंट करने आओगे कि सर उस दिन आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। कभी भी खुद का कॉन्फिडेंस कम मत होने देना। स्टडी बिल्कुल आराम आराम से करनी है, लेकिन लगातार करनी है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को यहीं तक हम रोकते हैं। आपके सपनों पर लगातार काम कीजिए। थैंक यू गाइज।